सोच कर देखिए, एक लड़का जो बचपन में 4 नदियों को तैर कर स्कूल जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो नदी किनारे बैठे मल्लाह को पैसे देकर नाव से नदी पार कर सके। एक दिन ऐसा आता है कि वही लड़का अपनी लगन और कमर तोड़ मेहनत के दम पर डीएसपी यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की नौकरी हासिल कर लेता है। मगर वो नौकरी हासिल करने के बाद उस नौकरी को सिर्फ इस नाम पर ठोकर मार देता है कि उसका दिल पहले ही सियासत के गलियारे की उस दहरी पर चढ़ चुका था, जिस दहरी के उस पार अनंत अनिश्चितताओं भरे अंधियारे सियासी गलियारे के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। मगर इतिहास गवाह है, पासवान ने अपने दिल में उठे सियासत के जुनून की आग की मशाल ले जो सियासत के उन अंधियारे गलियारों में कदम आगे बढ़ाए, तो फिर उसके आगे की दास्तान तो बस इतिहास है। जिस इतिहास का अगर आपको साक्षी बनना है तो टाइटल के नीचे नजर आ रहे व्यू मोर पर क्लिक करें, सामने एक लिंक नजर आएगा, उस लिंक पर क्लिक कर आप पासवान के समूचे सियासी सफरनामे के गवाह बन सकते हैं। क्योंकि आज इस सत्र में तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पासवान की जिंदगी की उस सबसे अनकही, अभूतपूर्व और अविश्वसनीय अभिनव प्रेम कहानी की, जिस प्रेम कहानी में इतना दम था कि उसने पासवान को हिंदुस्तान के सियासी इतिहास का वो इकलौता नेता बना दिया है, जिसकी प्रेम कहानी पर एक सीरियल भी बनाया जा चुका है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए सीधा शुरू करते हैं पासवान की जिंदगी की वो अभिनव प्रेम कहानी, जिसकी शुरुआत होती है उस वक्त से जब पासवान 77 का लोकसभा चुनाव हाजीपुर लोकसभा सीट से करीब 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के बाद दिल्ली में बतौर सांसद रहा करते थे, जहां रहने के दौरान तमाम संसदीय कामकाजों के सिलसिले में पासवान की वाणिज्य विभाग में काम करने वाले पंजाब कैडर के एक अधिकारी गुरबचन सिंह से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। एक शाम की बात है, पासवान अपने कमरे में बैठे हुए थे कि अचानक उनका नौकर उनके पास एक विजिटिंग कार्ड लेकर आता है। पासवान विजिटिंग कार्ड देखते हैं तो उस पर नाम लिखा होता है गुरबचन सिंह। पासवान को लगा गुरबचन सिंह को कोई काम रहा होगा, इसीलिए शायद उनके घर चले आए। पासवान ने नौकर से कहा, बिल्कुल उन्हें आदर सहित ले आइए। मगर शायद पासवान को मालूम नहीं था कि उस दिन गुरबचन सिंह का उनके घर आने का मकसद कुछ और ही था। असल में गुरबचन सिंह की एक बिटिया थी जो एयर इंडिया में एयर होस्टेस बनना चाहती थी और एयर होस्टेस बनने की खातिर ली जाने वाली परीक्षा के 2 पड़ावों को पार भी कर चुकी थी। अब बारी महज विभागीय जांच पड़ताल और विभागीय अंतर निर्णयों की थी, जिसको लेकर गुरबचन सिंह का ऐसा मानना था कि चूंकि जनता पार्टी सरकार के ही सांसद है रामविलास पासवान और जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण के साथ पासवान की करीबी जग जाहिर है, ऐसे में अगर पासवान उनकी बिटिया का थोड़ा सा पक्ष ले लेंगे तो उनकी बिटिया बड़े आराम से इस तीसरे पड़ाव को भी पार कर एयर इंडिया में एयर होस्टेस बन जाएगी। उन्हें कहाँ मालूम था कि वो अपनी जिस बिटिया को पासवान के पास एयर होस्टेस बनवाने के लिए लेकर आए हैं, वो बिटिया एक दिन पासवान के दिल की एम्प्रेस बन जाएगी। हालांकि उस पहली मुलाकात में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर एयर होस्टेस बनने के प्रक्रम के दौरान जब पासवान और अविनाश के बीच बार बार मुलाकातें हुई तो उन बार बार होती मुलाकातों ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब जरूर कर दिया, खास तौर से पासवान की ओर से। और फिर जब एक रोज गुरबचन सिंह ने पासवान को अपने घर पर औपचारिक अभिवादन स्वरूप एक भोज पर आमंत्रित किया तो उस भोज के दौरान हुई अविनाश कौर के साथ लंबी बातचीत के दौरान पासवान ने अपने दिल की वो हाल बयानी अविनाश के सामने कर भी दी, जिसे सुन अविनाश न खुश हुई न दुखी हुई, बस शॉक्ड हो गई। क्योंकि अविनाश ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उनसे इस तरह की बातें एक ऐसा शख्स करेगा जो उनसे उम्र में करीब 12 बरस बड़ा है, शादीशुदा है और 2 बच्चियों का पिता भी है। दरअसल पासवान की एक शादी
11-12 बरस की उम्र में ही पारिवारिक रूप से बाल विवाह के तौर पर करवा दी गई थी, जिस विवाह से उनकी 2 बच्चियां भी थीं। मगर जब कालांतर में पासवान ने शहर जाकर पढ़ाई की और फिर सियासत में रमे, तो गुजरते वक्त के साथ महज उनकी उम्र ही नहीं बढ़ी बल्कि उनका जहन भी इतना आगे बढ़ गया कि उस आगे बढ़ चुके जहन के साथ वो अपनी पुरानी पत्नी को अपनी पत्नी के तौर पे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यही वजह थी कि अविनाश के उनकी जिंदगी में आने के बरसों पहले से ही पासवान और उनकी पहली पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध जैसे ताल्लुकात नहीं रह गए थे। मगर ये तमाम उलझे हुए अपनी जिंदगी के समीकरण पासवान चाहे जितना भी सुलझाने की कोशिश कर लेते, मगर अविनाश के लिए तो पासवान उस वक्त भी थे तो शादीशुदा ही। यही वजह थी कि अविनाश ने उस दिन पासवान की इन बातों पर नाखुशी तो नहीं जाहिर की, सीधा सीधा ना तो नहीं बोला, मगर हाँ भी नहीं बोला। और पासवान भी कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि अविनाश को उनके साथ सहजता क्यों नहीं आ पा रही है, वो क्यों पासवान से थोड़ी दूर दूर सी हैं। इसीलिए पासवान ने खुद अविनाश से कहा कि वो समय लें, इत्मीनान से फैसला करें, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। हाँ, बस इतना ज़रूर करें कि उनके साथ बातचीत बंद ना करें, जिससे ये अफसाना आगे तो बढ़ता रहे। जाहिराना सी बात है, अब अविनाश पासवान के इस प्रस्ताव को कैसे ना करती, तो अविनाश ने हाँ में सिर हिला दिया। और इसके बाद बिना किसी आधिकारिक रिश्ते के पासवान और अविनाश इसी तरह एक दूसरे से मुलाकातें करते, मुलाकातों में घंटों बातें करते, एक दूसरे की फिक्र करते। पासवान और अविनाश ने दिल्ली में बरसों गुजार दिए और इन्हीं बरसों के दौरान पासवान ने अविनाश को और अधिक सुरक्षित महसूस कराने के लिए अपनी पहली पत्नी से आधिकारिक रूप से तलाक भी ले लिया, जिस तलाक के बाद पासवान के उस प्रणय प्रस्ताव को अस्वीकार करने की कोई वजह अविनाश के पास रह ही नहीं गई थी, क्योंकि इतने लंबे वक्त से साथ रहते रहते पासवान को समझ तो चुकी ही थी अविनाश। हाँ, मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पासवान के प्रणय प्रस्ताव को दिए हुए बरसों गुजर जाने के पश्चात भी अविनाश ने पासवान के उस प्रणय प्रस्ताव को स्वीकारा, एक शर्त के साथ। शर्त कि वो उन्हें एक वादा देंगे कि वो शादी से पहले उनसे जो चाहेंगी वो मांगेंगी और पासवान को वो तोहफा उन्हें देना पड़ेगा। पासवान ने कहा बिल्कुल, जो चाहो वो मिलेगा। तब पासवान ने कहाँ सोचा रहा होगा कि अविनाश उनसे विवाह की पूर्व संध्या पर कुछ ऐसा मांग लेंगी जिसे देने के लिए पासवान को अपने आप से नहीं बल्कि अपनी आत्मा, अपनी रूह, अपने वजूद से लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी। दरअसल पासवान को इतने लंबे सियासी सफरनामे के संघर्षों के दौरान पान, सिगरेट और शराब की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। इतनी बुरी लत कि पासवान दिल्ली में चेन स्मोकर के तौर पर जाने जाते थे। और अविनाश ने पासवान से विवाह की पूर्व संध्या पर यही तोहफा मांगा कि विवाह की पिछली शाम के बाद वो कभी न पान खाएंगे, न सिगरेट पिएंगे, न शराब पिएंगे। आप सोच सकते हैं, अगर आपके परिवार में कोई इस लत का शिकार हो या आप स्वयं खुदा ना खास्ता इस लत के शिकार हो, कि इस लत से छुटकारा पाना कितना मुश्किल का काम है, उसके लिए कितनी हिम्मत लगती है, कितना साहस लगता है, कितनी दृढ़ता लगती है। मगर ये पासवान के दिल में अविनाश के लिए प्यार था, जिस प्यार ने पासवान में इतनी ताकत भर दी कि पासवान ने 2 घड़ी सोचने के बाद उसी शाम अविनाश से कहा, लो, छोड़ दिया पान, छोड़ दी सिगरेट और छोड़ दी शराब। और यकीन मानिए, इसके बाद तारीख गवाह है, जिंदगी की आखिरी सांस तलक पासवान ने न पान का बीड़ा मुंह में लगाया, न सिगरेट सुलगाई और शराब को तो देखा तलक नहीं। अब आप
खुद ही सोच सकते हैं, जिस विवाह की पूर्व संध्या की शुरुआत इतने शुभ वादे के साथ हुई हो, इतने शुभ संकल्प के साथ हुई हो, उस विवाह को तो भविष्य में पुष्पित और पल्लवित होना ही था। जो हुआ, इस कदर हुआ कि पासवान की शादी को हुए आज करीब 43 बरस होने को आए हैं। पासवान को इस दुनिया को छोड़कर गए करीब 6 बरस हो चुके हैं, मगर आज भी दिल्ली के सियासी गलियारों में अगर सियासत की सबसे रोमांटिक जोड़ी के तौर पे किसी को याद किया जाता है तो लोगों को बस और बस पासवान और रीना का ही नाम याद आता है। अब रीना के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, असल में गुरबचन सिंह की बिटिया अविनाश कौर ने रामविलास पासवान के साथ शादी करने के बाद अपना नाम बदलकर रीना शर्मा कर लिया था। ऐसे ही होते हैं ना, ऐसी खूबसूरत प्रेम कहानियों के ऐसे खुशनुमा अंत हम भी चाहते तो पासवान और रीना की इस बाकमाल दास्तान मोहब्बत का यही सिला देते, मगर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम आपका ध्यान इस प्रेम कहानी के खुमार में कहीं खो चुकी तकलीफ, टीस, टूटन और तन्हाई समेटे हुए आंसुओं को अपनी आंखों में भरी पासवान के पैतृक गांव शहरबन्नी में 40 साल से पासवान का इंतजार करती उस राजकुमारी देवी की ओर, जिसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी बाल विवाह नाम की इस कुप्रथा ने, जहां दो ऐसे बच्चों की शादी करवा दी जाती है जिनके ना अपने विचार होते हैं, ना अपना वजूद होता है, ना अपनी खुद की पहचान होती है। यही वजह होती है कि जब आने वाले वक्त में उन बच्चों के पास अपने विचार आते हैं, अपना खुद का वजूद बनता है, अपनी खुद की पहचान बनती है, तो वो उस पहचान के साथ कई दफा अपने पुराने साथी को अपने जीवन साथी के तौर पर स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। और ये सिर्फ पासवान के साथ हुआ था ऐसा नहीं था। इस देश में इस तरह की त्रासदी झेलने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि आज से नहीं, दशकों पहले से बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर इस देश के सिटकॉम इंडस्ट्री के बड़े बड़े सीरियल्स के सहारे इस त्रासदी को बार बार पर्दे पर निरूपित किया गया है।